मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों आज तारीख है 5 सितंबर 2022। आज दोस्तों माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा सा न्यूज़ एनालिसिस देरी में आ रहा है। कल भी देरी में आया था, आज भी देरी में आया। असल में क्या करूं दोस्तों, आज थोड़ा सा एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा उसी में टाइम लग गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज बेसिकली क्या है दोस्तों कि समय के अभाव के चलते हम आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल सेक्शन को दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कल सुबह तक माइट भी पॉसिबल अपलोड कर दूं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आप लोग की पढ़ाई न रुके, इसलिए मैं समय निकाल के लंच टाइम में, फ्री टाइम में अपलोड कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर्स की चर्चा में ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्रंट पेज पे ही लिखा है नीड फॉर मॉडर्नाइजिंग जेल्स प्रिजन्स रिफॉर्म्स लॉ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि अमित शाह का जो आखिरी दौरा था अहमदाबाद में, यहाँ पे उन्होंने क्या है कि अहमदाबाद के आखिरी दौरे पे इन्होंने जो है शाह वाज स्पीकिंग आफ्टर इनॉग्रेटिंग द ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट 3-day मीट इन अहमदाबाद। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल एंड होम मिनिस्टर हर्ष संघवी अमंग अदर्स वर प्रेजेंट। तो ये तीन लोग की अध्यक्षता बैठकता में आप देखेंगे कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र पटेल साहब और होम मिनिस्टर थे हर्ष संघवी। आप देखेंगे कि अमित शाह, ये तीनों लोगों ने बैठ के क्या किया कि जेल के कुछ नियम कायदे कानून को रिफॉर्म करने की बात की। रिफॉर्म इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि थोड़ा सा जेल को मॉडर्नाइज करने की बात की है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ शाह साहब का एक स्टेटमेंट है, छोटी सी न्यूज़ है, अगले पेज पे भी कवर है, पर मैं यहीं आपको बता दे रहा हूँ। शाह साहब का स्टेटमेंट है कि क्रिमिनल के सेंस में उन्होंने ये बातें कही कि क्रिमिनल बाय बर्थ कोई नहीं होता, तो वो यहीं आके क्राइम करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ क्राइम किया है। अब हीनियस क्राइम के केस अलग हैं दोस्तों। अब किसी ने मान लीजिए छोटी बच्ची के साथ रेप किया हो या 12-12, 15-15 मर्डर किया हो, तो बात अलग है, वो हीनियस क्राइम में गिना जाता है। लेकिन जैसे छोटे मोटे क्राइम्स वगैरह हैं, आप समझ सकते हैं। अब छोटे मोटे मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए चोरी चकारी हो गई, जेब कतरों वाला काम हो गया, छोटे मोटे जो क्राइम हो गए, ये सब चीज़ में क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा हमको लिबरल अप्रोच दिखानी पड़ेगी। लिबरल अप्रोच मतलब इन द सेंस कि जेल को हम मॉडर्नाइज करें, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो पर्सन जेल से दोबारा निकले तो वो पहले से बेहतर ज़िंदगी जिए, दोबारा उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यही यहाँ पे बातें थी, इसलिए मैंने इस पेज को यहीं पे डिस्कस कर लिया। अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आ रही है बिहार से। बिहार में बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि बिहार के जो है सहरसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। बिहार में क्या सीन है दोस्तों कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखोगे दोस्तों कि बिहार के जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इन्होंने नई अप्रोच की है। नई अप्रोच इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने जो है अपने गवर्नेंस को ई पेपरलेस में लाने की कोशिश की। ई पेपरलेस इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, अभी तक सरकारी दफ्तरों में जो फाइल का लोड पड़ा रहता था ना, उसको इन्होंने रिड्यूस करने के साथ साथ ये थोड़ा सा ये अप्रोच करने की कोशिश की है कि ये जब ई गवर्नेंस जब आ जाएगा, ई पेपर सिस्टम आ जाएगा, तो इस ई पेपर जैसे समझने की अभी आप किसी कंपनी कह रहे किसी सरकारी दफ्तर में आप जाते हो तो लाखों अफसर का टेबल पे आप देखोगे कि फाइल का ढेर पड़ा रहता है ना, तो इसी फाइल के ढेर से लोगों की जो काम दिन पे दिन डिले होते जा रहे हैं, इसी को कह सकते हो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, एक मतलब रिलैक्सेशन करने के लिए, एक जनता की बात कंप्लीट हद तक हो, लोगों की सुनवाई पूरी हो। तो इस हद तक ये क्या है कि ये बिहार के सहरा डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट ने ये ई पेपर सिस्टम लाने की बात की है, मतलब अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में लाने की बात की। आप देखोगे दोस्तों कि कोविड पेंडेमिक के बाद थोड़ा सा ई पेपर सिस्टम के जो है प्रथा दिन पे दिन बढ़ती ही गई, लेकिन आप देखोगे कि ये कुछ ही डिपार्टमेंट्स में हुआ था। लेकिन अब आप देखोगे कि ये बिहार का पहला मतलब डिस्ट्रिक्ट बनाया सहरा डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने ये पहली पेपरलेस की अप्रोच की। इस पेपरलेस की अगर अप्रोच के कंटेक्स्ट में देखिए बात करूँ तो दोस्तों थोड़ा सा इसका एक एडवांटेज भी है। अगर इसके एडवांटेज की मैं बात आपको समझाऊँ ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखी है, with the new system in place, diesel and fertilizer subsidies can speed up for the farmers. Decision make it fast now. We can track the file movement anytime now. बात सही है दोस्तों। अगर ये ई पेपर सिस्टम हो गया तो जो फाइल ट्रैकिंग सिस्टम है ना, सब्सिडीज़ को लेके, और कह सकते हो फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ को लेके, ये काफ़ी हद तक कह सकते हो कि उसमें आ जाएगी, मतलब इजी ग्रिप में आ जाएगी, इजी प्रोसेसर में हो जाएगी, तो हर काम आसानी से होने लगेगा। तो ये एक अप्रोच थी ई गवर्नेंस में दोस्तों, ये न्यूज़ काम में आ सकती है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिटेल में कवर किया। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताई, ये वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 डिपार्टमेंट ने बिहार के वैसे भी जो है इसको फुली और पार्शली पेपरलेस बनाने की कोशिश की है अब, लेकिन बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में से जिलों में से खाली सहरसा एक कलेक्ट्रेट ऐसे हैं जिन्होंने पेपरलेस बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ थी। अब चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं।
अब दोस्तों ये आइडियाज़ वाले सेक्शन पे आप देखोगे कि अशोक गुलाटी साहब का एक आइडिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये भी मैं दोस्तों यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। एडिटोरियल सेक्शन क्या है, बेसिकली कल जब मैं एडिटोरियल डालूंगा ना दोस्तों, तो आज का एडिटोरियल कल ही मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, समय के अभाव के चलते आज मैं भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया, तो इस वजह से मैं भी, होता क्या है ना दोस्तों कि आप लोग को बताने से पहले या वीडियो डालने से पहले मुझे भी खुद पढ़ना पड़ता है, ताकि मैं आप लोग को एक अच्छे तरीके से अपने ढंग से समझा पाऊँ, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो अब चाहूँ तो मैं भी अंडरलाइन करके आपको बस ऐसे पढ़ पढ़ के बताता रहूँ, लेकिन मेरा वो काम नहीं है। मैं आपके अंदर क्यूरोसिटी जगाना चाहता हूँ, आपको डिपेंडेंसी नहीं देनी है। मतलब आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आपके अंदर क्यूरोसिटी पैदा हो। अगर आप पढ़ो तो हो तो क्यों है, मैं न्यूज़ के बीच की जो मलाई होती है ना, वो आपके बीच में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा एडिटोरियल, इसलिए मैं नहीं ला पाऊंगा आज। हाँ, लेकिन ये उसके बाद एडिटोरियल के बाद जो आइडियाज़ पेज में आता है ना दोस्तों, इस आइडियाज़ पेज में आप देखोगे दोस्तों कि अशोक गुलाटी साहब का एक आइडिया है, फीडिंग द ह्यूमैनिटी सेविंग द प्लेनेट। तो दोस्तों आप देखोगे कि करंट टाइम में क्या है कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच हो गई है ना, इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि करंट टाइम में क्या है कि ये जो इंडिया की अप्रोच है, कह सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंटेक्स्ट में यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इनके आइडियाज़ एक्सप्लेन में थोड़ा सा आप चाहो तो इसको कहीं पे अच्छे से कोट कर सकते हो। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि 1960 और 1970 के दशक में आप देखोगे, देखिए दोस्तों, इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्रिटिसाइज भी किया है, और इसके पहले जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते थे उसकी भी फेवर्टी के बारे में बात की, और फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेज के भी बारे में बात की है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या मतलब फर्टिलाइजर के बारे में कहा, बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आता हूं। आप देखोगे दोस्तों कि फर्टिलाइजर क्या है कि नाइट्रोजन इनरिचमेंट का काम करता है, लेकिन करंट टाइम में आप देखोगे दोस्तों कि ये लगातार फर्टिलाइजर यूज़ करने की तरह से जो वाटर का लेवल गिरता चला जा रहा है, जो इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट हो रहा है, उसके तहत कितनी दिक्कत हो रही है। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि हम बेशक अपनी प्रोडक्शन में यील्ड कर पाए हैं, इजाफा कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक तो हमने प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया है ना। और आप देखोगे दोस्तों कि एक बात है यहाँ पे कि 1960 और 1970, अब ये तो देखिए 19 फर्टिलाइजर के यहाँ पे कंटेक्स्ट में है, मतलब कंसर्न की बात है कि फर्टिलाइजर जब 1960 और 1970 के दशक में, जब अपने देश में इतना फूड डेफिसिट था, इतना खाए बिना लोग मर रहे थे, फूड का अकाल था, उस समय चलिए फर्टिलाइजर की सब्सिडी ज़रूरी थी। क्या करंट टाइम में आज भी वही दिक्कतें चली आ रही हैं? क्या हम पहले जैसे, पहले हमारी इतनी अप्रोच हुआ करती थी फर्टिलाइजर पे इतनी ज़्यादा सब्सिडी देने, आज आप देखेंगे कि गवर्नमेंट 80% तक सब्सिडी देने को तैयार है। तो क्या ये ज़रूरी है आज की डेट में? और दोस्तों इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी बारे में बातें लिखी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बातें देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखी हैं कि नो डाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग है, लेकिन दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक कंसर्न है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंसर्न में आप देखोगे दोस्तों कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या है कि जब हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे तो जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन यील्ड थी ना गेहूं और चावल की, तो वो कह सकते हो कि 70% ज्यादा, मतलब कह सकते हो कि इन कंपैरिजन ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा हो रही थी। एक यहां पे दोस्तों डेटा लिखा हुआ है, उस डेटा को देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि लिखा, एक मिनट, ये दोस्तों आपके स्क्रीन पे डेटा दिख रहा होगा कि इन इंडिया शो विद द एडॉप्टेशन ऑफ द नेचुरल फार्मिंग यील्ड्स गो डाउन फॉर द मेजर स्टेपल क्रॉप्स लाइक द वीट राइस बाय एज मच एज द 30 to 50%। तो आप देखोगे दोस्तों कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के चलते 30 से 50% वृद्धि कम हुई है चावल और गेहूं की। तो आप देखोगे करंट टाइम में जिस इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे जब हमारी फूड एबिलिटी इतनी कम होगी, तो क्या ये कंसर्न की बात नहीं है? और दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट की यही अप्रोच है कि, देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की अगर यही अप्रोच है कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं और सब्सिडाइज, मतलब फर्टिलाइजर के प्रति हम दिन पे दिन, मतलब कह सकते हो कि अपनी डिपेंडेंसी को कम करें, तो आप श्रीलंका के केस को भी तो देखिए, किस तरीके से श्रीलंका ने केमिकल फर्टिलाइजर को मना किया, फूड की एबिलिटी कम हुई। आज आप श्रीलंका की हालत देख ही रहे हैं, क्या स्थिति है। तो कुछ हद तक क्या ये आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो सकती? तो दोस्तों इन्हीं का एक आइडिया था गुलाटी साहब का, तो ये यहाँ मैंने डिस्कस किया। अब चलिए दोस्तों आगे की न्यूज़ देखते हैं। अब दोस्तों इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ही न्यूज़ देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ क्या है कि आप देखोगे सीबीडीटी के जो चेयरमैन साहब, कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एंड टैक्सेस के जो चेयरमैन साहब हैं नितिन गुप्ता, इन्होंने क्या किया है दोस्तों कि कह सकते हो कि जो ऑनलाइन गेमिंग में लोग जैसे जीतते हैं, इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, जैसे रमी ऐप हो गया, ड्रीम 11 वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे ऐप हैं। तो जो इनकी कसिनो हो गए, ऑनलाइन कसिनो गेम्स हो गए, तो जो ये लोग जीतते हैं मनी अमाउंट, उसी के कंटेक्स्ट में क्या कहा इन्होंने कि आप सामने आके अपने जीएसटी को दीजिए, मतलब अपने टैक्स को भरिए। इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि आप देखोगे कि तमाम ऐसे ऐप हैं करंट टाइम इंडिया में, गेम किंग, ड्रीम 11, नाजरा टेक्नोलॉजी आर द सम बिग प्लेयर्स इन द ऑनलाइन गेम्स। द ऑनलाइन गेम्स इंडस्ट्री इज करंटली कंट्रीब्यूटिंग मोर देन द 2200 करोड़ ऑफ द जीएसटी एज पर द रिसेंट ईवी एंड द एस्कॉम। तो यही दोस्तों देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, छोटी सी न्यूज़ थी कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं भारत के लिए डायरेक्ट, और देखिए दोस्तों
ये थी ज़रूर छोटी सी न्यूज़, लेकिन इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो कि कल को ये न्यूज़ बन सकती है कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के एलोकेशन में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें आप ऑनलाइन ऐप को किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, हालांकि इसमें कोई वो नहीं था, उतना मसाला नहीं था, पर हाँ ये किस तरीके से क्वेश्चन मोल्ड अप हो सकता है इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इंटरनेशनल न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों आप देखोगे कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से जर्मनी बेचारा परेशान है। आपको तो पता ही है कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है इससे जर्मनी कितना डिपेंडेंट है। वहाँ के लोगों के लिए जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हुआ क्या है कि पाइपलाइन सप्लाई कट कर दी गई है। अब नतीजा क्या है कि प्राइसेस दिन पे दिन, फूड प्राइसेस के, फ्यूल प्राइसेस दिन पे दिन बढ़ते गए हैं। तो इसी के कंटेक्स्ट में क्या दोस्तों यहाँ पे बातें हैं कि आप देखो कि जर्मनी गवर्नमेंट ने 65 बिलियन का जो है रिलीफ पैकेज जो है अनाउंस किया है सिटीजन्स के ऊपर। जो इन्फ्लेशन जो महंगाई दर बढ़ गई है जिससे वो इतना परेशान है, उसके थोड़े रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे बातें की गई हैं। आप देखोगे दोस्तों कि कुछ इन्होंने मेजर स्टेप भी उठाए। मेजर स्टेप इन द सेंस समझने की कोशिश करोगे कि ये ऑफिशियल पैकेज तो अनाउंस करने के बाद इन्होंने क्या अप्रोच की है कि करंट टाइम में क्या है कि आप देखोगे कि विद द एनर्जी प्राइसेस सोरिंग एज द यूरोपियन ट्राइज टू वीन इटसेल्फ और द रशियन फॉसिल फ्यूल्स लीडर्स आर रेसिंग टू द इंप्लीमेंट स्टॉपेज एज द एश्योर एज द विंटर रूम्स। तो वही बात है दोस्तों कि थोड़ा सा इन्होंने अपनी डिपेंडेंसी को भी कम किया। डिपेंडेंसी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि अभी तो आपने हाल ही में देखा ना कि किस तरीके से अभी आर्टिशैली हुई। मैंने लगातार इसमें न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ, रोज लगातार मैंने 2-3 दिन कवर किया कि किस तरीके से यूएसए और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में आप देखोगे कि 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है यूक्रेन के उड़ा दिए गए। यही कारण है कि जर्मनी ने पहले से प्रिकॉशन भी लिया। और प्रिकॉशन की इन द सेंस में आप देखोगे दोस्तों कि जो कह सकते हो कि जो पावर स्टेशन, जो गैस लाइन पाइप स्टेशन जो होते थे, जो बेसिकली आप देखोगे कि मॉस्को से पास हुआ करते थे ना, उसके भी कंटेक्स्ट में क्या है यहाँ पे दोस्तों कि जर्मनी के ऑफिशियल्स ने मीटिंग की और ऑफिशियल्स में पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हुए इन्होंने क्या कहा कि आप देखोगे कि सेम डे दैट द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द ग्रुप 7 कंट्रीज एग्रीड टू इम्पोज अ प्राइस कैप ऑन द रशियन ऑयल इन द एफर्ट्स टू कट ऑफ द सम एनर्जी रेवेन्यू मॉस्को कंट्रीज टू अर्न फ्रॉम द यूरोप। तो वही वाली बात है दोस्तों कि थोड़ा सा ये जो है कह सकते हो कि ऑयल प्राइसेस को, ऑयल को जो है इंपोर्ट कम कराएंगे अपने यहाँ, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हो जाएगा। जितना कट ऑफ हो जाएगा उतना रशिया के रेवेन्यू पे लोड पड़ेगा। तो वही बातें हैं दोस्तों कि इनके साथ बुरा हो रहा है तो ये भी थोड़ा सा बुरा अप्रोच करेंगे। तो वही वाली बात थी दोस्तों। अब चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि चिली वोट्स टू डिसाइड ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इस न्यूज़ में आप देखोगे कि किस तरीके से जो है क्या है कि संडे को जो है चिली में जो है वोटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। असल में क्या है दोस्तों कि चिली में अभी तक 41 साल से मिलिट्री डिक्टेटरशिप चला रहा था। तो बेसिकली क्या है कि इसी डिक्टेटरशिप से इन्होंने लड़ाई लड़ते हुए 3 साल के प्रोटेस्ट से चलते हुए फंडामेंटल राइट्स को अपने बचाते हुए करते हुए नए कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान का और साथ ही पैरेलल में जस्टिस सिस्टम भी लाने की कोशिश की, जुडिशियल सिस्टम भी लाने की यहाँ पे बात की। देखोगे दोस्तों की करंट टाइम में क्या है कि ये यहाँ पे दो बातें इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो छोटा बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चिली की क्या कहानी है दोस्तों कि चिली में क्या सीन है कि अभी तक जब तक मिलिट्री शासन चल रहा था तो प्राइवेट पार्टनरशिप थी। प्राइवेट पार्टनरशिप इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो इंसान की बेसिक नीड भी हुआ करती थी ना, अस्पताल, स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटी भी जो होती थी वो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मिल रही थी। इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि चिली की जितनी भी आबादी है 19 मिलियन के जो चिली के पीपल है ना, उनको 13% लोग ही चला रहे थे। तो कह सकते हो दोस्तों कि अभी भी अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, ये रिफॉर्म लाते हैं, बनते हैं, लोकतंत्र लाते हैं, तो वही वाली कंडीशन है दोस्तों जो पहले अपने भारत की थी। जब कभी अपना भारत स्वतंत्र हुआ था तो वही मसला इनके साथ भी क्रिएट होगा। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी दोस्तों, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर लिया। तो अब दोस्तों आज की चर्चा में बस इतना ही। हाँ दोस्तों, एडिटोरियल जो है कल के जब न्यूज़पेपर अपलोड होगा तो उसके थोड़ा सा आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले कल का एडिटोरियल आ जाएगा ताकि आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की भी कई बात आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।